राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ फिट हिंदी। आज मैं फिर आप सबके लिए रकाशा नाम का एक तेलुगु हॉरर कॉमेडी मूवी लेके आई हूँ, जिसका कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जहाँ पे ब्रह्म राक्षस के बारे में बताया जाता है और एक ऐसी पुरानी कथा या फिर पुरानी बलि के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आपको सुनने में। तो बिना कोई टाइम गवाए एक्सप्लेनेशन की तरफ जाने से पहले हर बार की तरह मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन ला सकूँ। एंड रिसेंटली मैंने एक बंगाली हॉरर वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन किया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है, रक्त फलक नाम का, आप जाके मेरे प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बिना कोई टाइम गवाए चलते स्टोरी की तरफ। शुरुआत में हमें फ्लैशबैक में एक पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे गांव के अंदर एक पुरानी हवेली में एक ब्रह्म राक्षस रहा करता है, जहाँ पे उसको साल में मतलब कई सालों के अंदर एक बलि दी जाती है। और ये बलि देने का टाइम जो होता है वो राक्षस खुद डिसाइड करता है। जहाँ पे उसके 3 सिम्टम्स होते हैं। पहले, अगर आसमान से तारा टूटता है। सेकंड, अगर जानवर मर जाते हैं पूरे जानवर। एंड थर्ड जो होता है, जो नर्क लोक से एक पत्थर निकलता है, जहाँ पे लिखा होता है कि बलि देने का समय आ गया है। इन 3 सिम्टम्स से गांव वाले जानते हैं और समझते हैं कि अब उस ब्रह्म राक्षस को बलि दी जाएगी। जिसके बाद हमारे यहाँ पे दिखाया जाता है कि उस गांव के लोग अब बलि की प्रथा को पूरी करने के लिए उस गांव में हर टाइम जब भी ऐसा कोई सिंबल आता है, कोई ना कोई गांव का आदमी बलि चढ़ता है। और इस बार एक छोटी सी बच्ची का नाम आया था, जहाँ पे वो जो हवेली है, पुरानी हवेली, उसके दरवाजे के पास उस बच्ची को छोड़ के लोग गाँव वाले चले जाते हैं और वहीं से ब्रह्म राक्षस आके उस बच्ची को खा जाता है। अब वो बच्ची को खाता है कि नहीं खाता, वो तो हमें एज अ व्यूअर्स नहीं दिखाया जाता है। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। पर इससे पहले उस टाइम के जो राजा थे, प्रताप रुद्र वर्मा, वो इस छोटी सी बच्ची के बलिदान को देखकर काफ़ी अपसेट होते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये बहुत ही गलत है। जो नवजात छोटी सी बच्ची थी उसको हमने एक राक्षस के हवाले कर दिया। अब इसके बाद वो अपने सैनिकों से मिलके उनको पता चलता है उस हवेली के अंदर जाने का एक दूसरा रास्ता भी है, जहाँ पे वो उन सैनिकों के साथ अंदर जाते हैं उस राक्षस को, उस ब्रह्म राक्षस को ख़त्म करने के लिए। पर अफसोस वो राजा कभी रिटर्न लौट के नहीं आते हैं। अब इसी सीन को दिखाते हुए प्रेजेंट टाइम में हम उसी गांव के अंदर एक शादी के बस को, बरयात्री के बस को देख पाते हैं। चाली नाम के एक आदमी होते हैं जो अपने बेटे आनंद के साथ उसी बस के अंदर के जो लोग होते हैं उनको एक काला कलर का धागा बेच रहे होते हैं, और ये झूठा दावा करते हैं कि ये जो धागा है वो आप सबका बुरी नज़र को दूर करेगा। बस शर्त इतना है कि आपको उस हवेली तक नहीं जाना है, ताकि मैं आपको सारी बुरी नज़रों से रक्षा कर सकूं। अब इसी बीच में हमें इस मूवी के हीरो का एंट्री दिखाया जाता है, जिसका नाम वीरा बाबू होता है। एक्चुअली वो इसी गांव का ही है, पर बचपन में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद स्टडी के लिए वो अपने पेरेंट्स के साथ यूएस शिफ्ट हो गया था, जहाँ पे वो यूएस में रह के अपना पढ़ाई कंप्लीट करा था। अब गांव में उसकी दादी रहती है, और यहाँ पे जो वीरू है वो बताता है कि वो इसी गांव की एक लड़की से प्यार करता है, जिससे वो आज शादी करने के लिए आया था। और अनफॉर्चुनेटली, मतलब उसको तो नहीं पता था, बट एज अ व्यूअर्स हमें पता चलता है कि वीरा जिससे शादी करने के लिए आया है वो उसी लड़की का, मतलब मंगेतर का बरयात्री जा रही है, जो उसी लड़की से शादी करने वाली होती है। अब इसके बाद वीरू और बालू सुकन्या, जिस लड़की से वो प्यार करता है, उससे मिलने के लिए मंदिर जाता है। यहाँ पर उसका पोपट हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे सुकन्या का शादी हो रहा था, और यहाँ पे वीरू को पता चलता है कि वो इकलौता नहीं है। सुकन्या इस गांव के बहुत सारे ऐसे लड़कों के साथ चीट करती है, और उनसे अपने जैसे कि पसंदीदा ज्वेलरीज, आईफोन, मतलब अपनी जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें होती है वो उठाती है खर्चा। और इसी बीच में उसने यहाँ पे वीरू को भी चीट किया था और किसी और से शादी कर रही होती है, जिसको देख के यहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। बट वीरू को इस बात पे यकीन नहीं होता। उसको लगता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स है वो ज़बरदस्ती इसका शादी करवा रहे होंगे। तो ये अपने दोस्त से साफ बात करता है, इस गांव में कोई भी ऐसी हो जो काला जादू वगैरह करता हो, जो वसीकरण जानता हो, तो उसके पास जाके ये अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी तरफ वसीकरण करवा सकता है। जिसके यहाँ पे चाली की बेटी का नाम शिवलक्ष्मी होता है, जहाँ पे गांव में इसको शुभू बुलाते हैं। जहाँ पे शुभू आती है, बालू से मिलती है, जहाँ पे वो उसको एक काजल देती है और कहती है जिससे तुम प्यार करते हो उसकी कमर पे ये काला टीका लगा देना, वो तुम्हारी तरफ खींची हुई आएगी। जिसको देख के यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सीधा चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में।
यहाँ पे वीरू सुकन्या की शादी में जाता है और रात के समय कैसे भी मौका देख के एक रूम में घुस के जहाँ पर सुकन्या थी उसके कमर पे ये तिल लगा देता है। पर जब वो निकल के रूम से आती है तब वो रियलाइज़ करता है कि एक्चुअल में वो जो काला तिल है या काजल है वो सुकन्या के नहीं, सुकन्या के माँ के कमर में लग गया था। और जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं अब सुकन्या की जगह सुकन्या की माँ उसके प्यार में पागल ना हो जाए। बट एनी हाउ यहाँ पे कुछ होता नहीं, वो काजल असर करता नहीं है और सुकन्या की शादी हो जाती है, जिसको देख के सुबह काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और इतना ज़्यादा बुरा फील करता है, रिग्रेट फील करता है कि वो दारू पीना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो दारू पीते पीते रास्ते में गाली गलौज देख के अपसेट होकर चल रहा होता है। उसी बीच उसको वहाँ पे शुभलक्ष्मी मिलती है, जहाँ पे शुभलक्ष्मी को वो बहुत उल्टा पुल्टा सुनाता है। पर शुभलक्ष्मी उसको कहती है कि वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती थी, अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती तो वो काजल जरूर काम करता। उसी बीच में शुभलक्ष्मी के पापा वहीं से आ रहे थे, जहाँ पे शुभलक्ष्मी को बैठा के अपने साथ ले जाते हैं। शुभलक्ष्मी जाने से पहले शुभलक्ष्मी यहाँ से आगे के रास्ते से राइट जाने के लिए बोलती है वीरू को, पर उसको वो समझ में नहीं आता। वो ऐसे में इतना पागल था कि वो लेफ़्ट होकर चलाता है और लेफ़्ट साइड में वही हवेली पड़ती है जहाँ पे ब्रह्म राक्षस होता है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं वीरू लेफ़्ट साइड में उसी हवेली के पास जाके उसी ब्रह्म राक्षस की मूर्ति के साथ बात करने लगता है और अचानक से इसी बीच में उसको एक औरत दिखाई देती है जो घूंघट में होती है और यहीं पर ही वहाँ पे वो नशे की हालत में ये कहता है कि वो स्त्री कल आना। उसके बाद उसके साथ पता नहीं क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है। सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गांव वालों को लगता है कि वो एक लाश है। जब उसको उठाते हैं जहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि वो होश में आता है। इसको देख के गांव वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस हवेली के पास जाना वर्जित होता है। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता क्योंकि उनको लगता है कि गांव में श्राप शुरू हो जाएगा। पर ऑलरेडी यहाँ पे वीरू ने वो काम कर दिया था जिसको लेके गांव वाले काफ़ी गुस्सा थे। पुलिस वाले भी आते हैं और यहाँ पे वीरू को लेके जाने से पहले इस गाँव का एक रूल था कि इस गाँव के जो पंचायत जो राजा डिसीजन लेते हैं उसको पुलिस भी मानती है। अब सरपंच पंचायत में जाके बातचीत करते हैं और यहाँ पे जो वीरू है उसको यहाँ पे गांव वाले सब गाली देते हैं, गलौज करते हैं और साथ ही साथ ये कहते हैं कि उसकी वजह से बहुत साल पुराना गांव का जो कर्ज है वो शुरू हो जाएगा। अब इस चीज़ को वो लोग समझ नहीं पा रहे होते। उसी बीच में गांव में एक औरत आती है जिसका पति कुछ टाइम से खो गया था। अब इसके बाद वो पंचायत मतलब सरपंच से ये गुहार करती है कि इसी आदमी ने कहीं उसके पति को मारा है, क्योंकि हम लोग एज अ व्यूअर्स नोटिस कर पाते हैं जो वीरू के कंधे पे उसी के पति का चेक शर्ट का एक टुकड़ा होता है, जिसका मतलब गांव वालों को अब ये लगता है कि उसी ने उसी के पति को मार दिया है। जिसके बाद सरपंच ये डिसाइड करते हैं कि अब वीरू के फैमिली को कोई गांव में कोई भी किसी भी तरह की मदद नहीं करेगा, ना सामान बेचेगा ना कुछ करेगा। एंड सेकेंड थिंग, वो हर साल मतलब हर महीने हर दिन उसकी बीवी को जिस आदमी की जो उसका आदमी खो गया है उसकी बीवी को हर दिन 250 रुपये देगा ताकि वो अपना घर खर्चा चला सके। यहाँ पे सोनू की जो आदमी खो गया था उसका नाम सोनू होता है और उसकी बीवी सावित्री होती है। एज अ व्यूअर्स हम नोटिस कर पाते हैं कि सावित्री गुहार करती है कि मेरे पति को ढूंढ के लाओ, इसने मेरे पति को मारा है। जहाँ पे पंचायत में ये भी डिसाइड होता है कि सुबह को जो उसका पति है सुबह, उसको खोए हुए मिनिमम 4 से 5 दिन हुआ है और जो वीरू है वो तो अभी आया है, तो मे भी हो सकता है कि कोई और बात हो गई। पर जब तक उसका पति नहीं मिलता तब तक ये उसको पैसा देगा, ये डिसाइड हो जाता है। फिर वीरू की जो दादी थी वो वीरू पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो जब से गांव में आया था तब से कुछ ना कुछ उटपटांग चीज़ें कर ही रहा था, जिसके बाद से वो घर का हर एक छोटा से छोटा काम वीरू से करवा रही थी। वीरू सारा काम कर देता था क्योंकि वो मन का बहुत ही अच्छा आदमी था। एक्चुअली गलत तो उसके साथ हुआ था, पर वीरू यहाँ पे हर दिन अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था। उसी बीच में शुभलक्ष्मी आके ये बताती है वीरू को कि लास्ट टाइम सुबह को जो आदमी खोया था उसको एक आदमी के साथ देखा गया था। वो गांव का एक बूढ़ा आदमी है, पर वो हमेशा नशे में धुत रहता है। अगर उससे कुछ पूछताछ की जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे पता चल सकता है कि उसको लास्ट टाइम कहाँ देखा गया था। यहाँ पे उस आदमी का नाम गंगा गया होता है, जहाँ पे यहाँ पे वीरू और उसका दोस्त दोनों मिलके उससे बात करने लगते हैं। पर वो खाली दारू पीता है, दारू लेता है इन लोगों से अपना काम करवाने के लिए, पर उनकी किसी तरह की मदद नहीं कर पाता है। इनफैक्ट वो बस इन लोगों का यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि अगर वो उसके बारे में बता देता तो ये लोग दारू देना बंद कर देते। तो बूढ़ा यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है।
ऐसा व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि जिस दिन वीरू रात के समय उस प्लॉट के पास गया था, मतलब उस हवेली के पास, तो उसको आसमान से टूटा हुआ तारा दिख रहा था। एंड सेकंड सिम्टम्स अब ये आ गया था कि गांव के पोखर के पास बहुत सारे ऐसे जानवरों की हड्डियां गिरी हुई थी जिनके शरीर से एक भी मांस का टुकड़ा नहीं था। अब इसका मतलब गांव के जो राजा, करेंट राजा थे, अब वो समझ जाते हैं कि बलि देने का समय आ गया है, क्योंकि उनके पिताजी जो थे उन्होंने उनको घर की वही पुरानी हवेली की चाबी देते हुए ये कहा था कि ये परंपरा कभी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर ये परंपरा बंद हो गई तो ब्रह्म राक्षस बाहर आके पूरे गांव को ख़त्म कर देगा। जिसके बाद वो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि अब इस गांव में फिर से बलि देने का प्रथा शुरू करना पड़ेगा, मतलब ये समय आ चुका था। इधर सुबलक्ष्मी वीरू को बार बार हिंट्स दे रही थी कि वो उससे प्यार करती है, क्योंकि वो 9th क्लास तक वीरू के साथ ही पढ़ रही थी, पर 9 में वो फेल होने के बाद वो उसके साथ नहीं थी। अब यहाँ पे सुबु, मतलब जो वीरू है, उसको तो कुछ समझ में आता नहीं था, वो तो गधा था। तो उसके बाद उसका जो दोस्त था वो उसको समझाता है कि सुबलक्ष्मी तुमसे प्यार करती है, उसका बिहेवियर टोटली चेंज है तुम्हें लेकर। जहाँ पे सुबु को अब मतलब जो वीरू है उसको अच्छा लगता है, कि उसको लगता है कि चलो ठीक है अब सही है, कल सुबह मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। एंड इसी बीच में हमें रात के समय दिखाया जाता है कि नर्क लोक से वो पत्थर निकल के बाहर आता है जहाँ पे बलि देने का समय मेंशन किया हुआ था। मतलब अब लास्ट सिम्टम्स जो था बलि का वो भी निकल चुका था। जिसके बाद गांव वाले सब इकट्ठा होते हैं उसी हवेली के पास और उस पुराने इतिहास को दोहराया जाता है और वो सारी बातें बताई जाती है। राजा अपनी वही पुरानी चाबी खोलता है और उसी ब्रह्म राक्षस के मुंह के पास उस चाबी को लगा देता है। इन जादू के जैसे वो चाबी अंदर चली जाती है। वहाँ से एक किताब निकलता है जिसमें गांव वाले के हर एक आदमी के बारे में डिटेल्स लिखी होती है। अब वहीं से ही चूज़ किया जाता है कि गांव के लिए कौन सा आदमी बलि दिया जाएगा। और यहाँ पे कोई और नहीं, सब कोई मिल के उसी गाँव के मतलब उसी मंदिर के पास जाते हैं, उसी हवेली के पास, वो सब कुछ जानने के लिए। जिसको सुन के वीरू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उस दिन हवेली के पास मैं गया था तो मेरे को सब गाली दे रहे थे, मेरे को सज़ा भी दी गई। अब सब कोई है तो वो अपने लिए न्याय मांगने जाता है और जाके वो खुद शौक हो जाता है कि जिस बूढ़े को वो इतना दिन से उस आदमी के जान पहचान के लिए कोशिश कर रहा था या फिर उससे डिटेल्स निकालना चाहता था, उसी आदमी का इस बार बलि में नाम निकला है। जिसको सुन के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और शुभलक्ष्मी को कहता है तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम इस ज़माने की हो, तो तुम इन सब चीज़ों को रोकती क्यों नहीं हो। जहाँ पे शुभलक्ष्मी कुछ कह नहीं पाती है क्योंकि ये गाँव की प्रथा के हिसाब से था। इसके बाद जो वीरू था वो बार बार कोशिश कर रहा था कि उस बूढ़ा आदमी को ट्राई करे कि वो वहाँ से निकल जाए। तो बार बार उस दादाजी को कोशिश कर रहा था कि निकल जाए, पर दादाजी को तो नशे के हालत में ऐसा लग रहा था कि कोई उनकी शादी करवा रहा है। तो वीरू क्या करता है, दादाजी को कांधे पे लेके नाचने लगता है, जिसकी वजह से ज़्यादा जोर से हिचक लगने की वजह से वो दादाजी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। जिसको देख के गांव वाले अब सदमे में आ जाते हैं कि फिर से वीरू ने ऐसा कोई काम कर दिया है कि गांव का फिर से एक नुकसान होने वाला था। इसके बाद फिर से वही पत्री निकाली जाती है कि अगर वो आदमी बाई इन केस नहीं बलि चढ़ सका तो दूसरा उसके बाद कौन चढ़ सकता है। अब सेकेंड थिंग ये होता है कि जो वीरू का दोस्त था, करीबी दोस्त, उसी का ही नाम निकलता है, जिसको देख के वीरू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिस दिए को बुझा कर वो बलि हवेली के अंदर जाती है उस दिए को वीरू बुझा देता है। अब गांव वाले सारे गुस्सा होकर वीरू को ही हवेली के अंदर धक्का मार देते हैं। इधर शुभलक्ष्मी को उसके पापा खींच के अपने घर ले जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि शुभलक्ष्मी यहाँ पे वीरू से प्यार करती थी। सुबलक्ष्मी को याद आता है कि उसने अपने पिताजी और सरपंच को ये बात करते हुए सुना था कि उस हवेली के अंदर जाने का दूसरा एक रास्ता भी है। जिसके बाद वो उस हवेली में जाने के लिए निकलती है, पर उनके पिताजी उसको रूम में बंद कर देते हैं और उसी के भाई को बोलते हैं कि तुम अपनी बहन पर नज़र रखो। पर उसका भाई उसकी बहन का साथ देता है और उसी के पिताजी को रूम में बंद करके अपनी बहन को छुड़ा लेता है। जिसके बाद उसकी बहन और यहाँ पे वीरू का दोस्त दोनों वो हवेली की तरफ जाते हैं और एज ए व्यूअर्स हमें यहाँ पे बताया जाता है उस महल की स्टोरी कि उसके अंदर ब्रह्म राक्षस कैसे आया। बहुत साल पहले, मतलब हज़ारों साल पहले इस गांव में एक बीमारी हो गई थी जिसके वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे। तो राजा यहाँ पे काली शक्तियों से या तांत्रिकों से बुलाकर एक ब्रह्म राक्षस को बुलाकर इस सारी बीमारी को ख़त्म किया था। पर ब्रह्म राक्षस यहाँ पे एक शर्त में आया था कि मैं जब बोलूँगा, मतलब मैं सालों 2 साल 5 साल 6 साल में कभी भी एक बलि मांगूंगा तो तुम्हें नर बलि देनी होगी। जिसको इस डील को फाइनल करके वो ब्रह्म राक्षस को यहाँ पे रखा गया था और इसी विधि को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे कई साल, मतलब कभी भी अगर ब्रह्म राक्षस आता है तो उसकी बलि को यहाँ पे दी जाती है, मतलब एक नर बलि दी जाती है उसको।
हमें वीरू को दिखाया जाता है जो उसी हवेली के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। अब वहाँ पे उसको बहुत ही पुरानी चीज़ें दिखाई जाती दिखती है और छोटे बच्चों के खिलौने कुछ, साथ ही साथ वो हवेली के अंदर काले जादू करने के बहुत सारे ऐसे असर दिखते हैं। उसी बीच में वो एक जगह में पहुँचता है जहाँ पे उसको एक आदमी दिखाई देता है। अब उसको देख के वीरू चिल्लाने लगता है और वीरू को चिल्लाते हुए देख के वो आदमी भी घबरा के खुद चिल्लाने लगता है। जिसके बाद वीरू उसको पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो आदमी ये कहता है कि मैं एक डीलर हूँ, मैं यहाँ पे सारी पुरानी चीज़ों को डीलिंग किया करता था। पर वीरू नोटिस करता है कि उसके कंधे पे जो शर्ट का एक टुकड़ा मिला था ये वही शर्ट पहन रखा है। जिसके बाद उसको पकड़ के ठोकता और कहता है तुम सुबह हो ना, जो गांव में मिसिंग हो, तुम्हारी बीवी बहुत टाइम से सावित्री, मैं से पैसा ले रही हूँ और तुम यहाँ पे छुपे बैठे हो। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं, वो मेरी बीवी नहीं है। एक्चुअली वो दोनों के दोनों धोखेबाज होते हैं और वो गाँव में गाँव जाकर ऐसे लोगों को लूटपाट करते हैं, पति पत्नी बनकर रहकर एजेंसी खोल रखे हैं, ये खोल रखे हैं, ऐसे झूठ बोलकर। और यहाँ पे उसकी पत्नी को पता चल गया था सावित्री को कि इसी हवेली के अंदर कहीं पर खजाना है। जहाँ पे पीछे का रास्ता उसको पता था कि हवेली में आने का दूसरा रास्ता उसको पता था, जहाँ पे अपने पति को धक्का मार के आगे भेज देती है। पर वहाँ पे धक्का मुक्की में उसके पति का शर्ट का जो टुकड़ा है उसी वहीं पर ही कांटे में लग गया था। जिसके बाद से ये हवेली के अंदर तो आ गया, पर अचानक से उसको एक ब्लैक कलर का साया बार बार डरा रहा था। अब वो हवेली के बाहर जाने की कोशिश तो कर रहा था, पर उस दरवाजे से अंदर आ तो सकते हो पर बाहर जा नहीं सकते। जिसके बाद से वो पिछले 7 दिन से इसी हवेली में फंसा हुआ है। जिसको सुन के वीरू काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि वो अब निकलेगा कैसे। अभी दोनों बात कर ही रहे होते हैं, अचानक से उनको फील होता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है। जहाँ पे वो ओपन एरिया जो था उसके पास एक पत्थर था और उसी के नीचे एक सीक्रेट डोर, जहाँ पे उस पत्थर को लोग सरकाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अचानक से जब पीछे घूम के देखते हैं तो एक बड़ा सा आदि मानव जैसा जलता हुआ आदमी जल रहा था, मतलब बहुत ही बड़ा था। और आई थिंक वो ब्रह्म राक्षस था जो इनके तरफ आ रहा था। अब इसको देख के ये लोग कैसे भी करके इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पे वो जो पत्थर था वो इन दोनों के ऊपर फेंक रहा होता है और उसी बीच में वो पत्थर सरक जाता है जिसको ये लोग सरका रहे थे और उसी के अंदर ये लोग घुस के छुप जाते हैं। वो एक गुफा टाइप की जगह थी जिसके अंदर ये दोनों नोटिस करते हैं, मतलब सोमू और वे वहाँ पे नोटिस करते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब सैनिकों की मरी हुई लाशें हैं, मतलब उनका सब स्किन जो ऑलरेडी जा चुका है, वहाँ पे सारे कंकाल पड़े हुए हैं। और वहीं पर ही एक सैनिक के पास दीवार में लिखा हुआ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे तेलुगु में लिखा हुआ था। अब सोमू सारी चीज़ें पढ़ता है और ये कहता है कि राजा जब यहाँ पे इसको मारने के लिए आया था तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। इससे पहले जो हमें स्टोरी बताई गई थी, जब वो राजा यहाँ पे आया था तो अपने पंडित जी से एक सफ़ेद कलर का पाउडर लेके आया था जिसको ब्रह्म राक्षस के ऊपर फेंकने से वो कुछ समय के लिए कमज़ोर हो जाता है। और सेकंड टाइम उसके पास 2 ऐसी छोटी मतलब धारदार हथियार थे जिससे उस राक्षस को ख़त्म किया जा सकता है। राजा ने एक हथियार तो उसके ऊपर दाग दिया था पर दूसरा हथियार मारने से पहले ही वो ब्रह्म राक्षस उसको मार दिया था, जिसके वजह से अभी भी ये ब्रह्म राक्षस जलने की हालत में इधर उधर घूम रहा है। अब इसको देख के ये लोग समझ जाते हैं कि कैसे भी करके ये जो दूसरा हथियार सैनिक के लाश के पास पड़ी है इसको हमें उस ब्रह्म राक्षस के ऊपर दागना है ताकि हम लोग जिंदा इस हवेली से बाहर जा सकें। सोमू को और एक उसी सैनिक के पास लॉकेट मिलता है, जिस लॉकेट को वो ओपन करता है तो उसके अंदर एक नक्शा होता है। अब उस नक्शे के अंदर इस हवेली के बाहर जाने का सही रास्ता बताया जाता है जो उसी राक्षस के जगह को देके जाता है जहाँ पे महाराजा ने उस राक्षस को मारने की कोशिश की थी, मतलब वो ओपन एरिया। पर वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि दोनों साइड से उस रस्सी को खींचा जाता है तब जाके वो मेन डोर खुलता है। पर सैनिक अकेला था जिसके वजह से वो यहाँ से निकल नहीं पाया और वहीं पर ही उसी गुफे के अंदर उसकी मौत हो गई थी। उस लॉकेट को ओपन करने के लिए जो एक सिंबल की ज़रूरत थी यहाँ पे वो लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे और वो लॉकेट ओपन नहीं हो रहा था जिसके अंदर वो नक्शा बना हुआ था। अब वो लोग कैसे भी करके उस पत्थर से मार के कुछ भी करके उस लॉकेट को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे ताकि कैसे भी करके वो उस जगह तक पहुँच जाए जहाँ पे वो सेकेंड ओपन एरिया है जहाँ पे वो राक्षस रहता है। सुबु के ऊपर स्टोरीज दिखाई जाती है जहाँ पे सुबु बालू को लेकर उसी हवेली की तरफ जाती है अपने प्यार को बचाने के लिए। अंदर इसी हवेली के अंदर वीरू और सोमू इधर उधर घूम रहे होते हैं। अचानक से यहाँ पे वीरू को सामने में शुभलक्ष्मी नज़र आती है जहाँ पे शुभलक्ष्मी को हाथ पकड़ता है और उससे अपने प्यार का इजहार कर लेता है जो कि उसने अभी तक किया नहीं था। पर उससे बीच में सोमू के पीछे से हम शुभलक्ष्मी को और यहाँ पे वीरू के दोस्त को आते हुए देखते हैं, जिसको देख के ये लोग घबरा जाते हैं। जब यहाँ पे
बीरू पीछे घूम के देखता है तो वो जिस लड़की को अभी तक प्रपोज किया था वो कोई और एक चुड़ैल थी जो काला साए में बदल जाती है। इससे सुबह को बचाने के लिए सुलक्ष्मी तुरंत एक रस्सी ला के उसके आगे डाल देती है, क्योंकि वो अभिमंत्रित रस्सी थी जिसके वजह से उस चुड़ैल इसके पास आ नहीं पा रही थी। पर वो यहाँ पे उसी दायरे के अंदर है कि इन लोग को डरा रही थी, जिसके बाद ये लोग तुरंत चारों के चारों वहाँ से भाग जाते हैं। सुलक्ष्मी यहाँ पे ये बताती है कि एक्चुअली वो एक छलावा है, वो उसी का रूप लेके आती है इंसान जिससे प्यार करता है और उसी के साथ रहकर उसको ख़त्म कर देती है, मतलब उसका बलि चढ़ा लेती है ताकि उससे वो और पावरफुल हो जाती है। वीरू और सोमू यहाँ पे इन दोनों को सारी बातें बताते हैं, जहाँ पे सुलक्ष्मी तुरंत वो लॉकेट मांगती है और उस लॉकेट को देख के समझ जाती है कि लॉकेट एक एरो से खुलेगा, जिसके बाद वो उसी तरह से उस पूरे लॉकेट को सेट करती है। जिसके बाद वो लॉकेट ओपन होता है और वो नक्शा सबके सामने आता है, जिसके बाद वो नक्शे को फॉलो करके ये लोग उसी राक्षस के पास जाते हैं जहाँ पर वो दूसरा त्रिशूल या फिर दूसरा खंजर पड़ा है जिससे उस राक्षस को ख़त्म किया जा सकता है। इधर वीरू और सुलक्ष्मी एक तरफ जाते हैं और सोमू और जो वीरू का दोस्त होता है वो लोग दूसरी तरफ जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से रस्सी खींचने से ही ये दरवाज़ा खुल सकता था। तो नक्शे के अनुसार दोनों टीम बना के इधर उधर जाते हैं। जब सुलक्ष्मी और वीरू उस जगह में पहुंचते हैं तो अचानक से वो डोर ओपन करने से पहले वो एक जाल में फंस जाते हैं, जिस जाल के अंदर पहले से बहुत सारे सैनिक फंसे हुए थे और उनकी कंकालें पड़ी हुई थी। मतलब ये जो महल है ये कहीं ना कहीं फुल प्लानिंग के साथ था, जिसको देख के यहाँ पे सुलक्ष्मी क्या कहते हैं परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अब कैसे क्या करेगी। अब उसी नक्शे में ये एक चीज़ लिखी हुई थी कि इस ब्रह्म राक्षस को सूर्योदय से पहले ही मारना है, अगर सूर्योदय हो गया तो ये कभी नहीं मर सकता, जिसको देख के लोग काफ़ी ज़्यादा और परेशान हो गए थे। दूसरी तरफ वीरू के दोस्त उसी चैम्बर के रास्ते तक पहुंच जाते हैं और उसी रस्सी को खींच लेते हैं। जैसे ही वो रस्सी को खींचते हैं तो वीरू और सुलक्ष्मी नीचे धम से गिरते हैं और वो लोग रस्सी खींचते ही वो चैम्बर का दरवाज़ा ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे ये चारों के चारों उसी चैम्बर में पहुँच चुके थे जहाँ पे उस राजे के साथ उस ब्रह्म राक्षस का जो फाइटिंग हुआ था, जहाँ पे ब्रह्म राक्षस को मारे गए वो हरे पाउडर के तीर, वो हरा पाउडर, वो खंजर, वो सारी लाशें सैनिकों की इन लोगों को दिखती है। उसी समय ब्रह्म राक्षस भी वहाँ पे आता है जहाँ पे इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। अब वही हरे पाउडर लगी हुई तीरें जो ब्रह्म राक्षस को कमज़ोर कर सकती हैं, उनसे ये लोग मारने की कोशिश करते हैं, पर ब्रह्म राक्षस के ऊपर ज़्यादा कोई असर होता नहीं है। इसी बीच में यहाँ पे जो सुलक्ष्मी गिर जाती है और ब्रह्म राक्षस उससे पत्थर से मारने की कोशिश करता है। उसी टाइम में सुलक्ष्मी के पैर में जो पायल होती है वो छन छन करके आवाज़ करने लगती है। अब इस आवाज़ को सुन के ब्रह्म राक्षस थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उसी चीज़ को नोटिस करते हुए यहाँ पे वीरू क्या होता है, वही खंजर जो दूसरा खंजर होता है उसको लेकर ब्रह्म राक्षस की तरफ उड़ता है उसको मारने के लिए। पर वो वहाँ पे उस ब्रह्म राक्षस को मारता नहीं है, उसके पीठ में पहले से जो राजा ने एक खंजर लगाया था उसको और भी निकाल देता है, जिसको देख के यहाँ पे उसके सारे दोस्त कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या हुआ। उसी टाइम में वीरू क्या करता है, एक अपने जेब से छोटी सी बच्ची का पायल निकालता है और उस घुंघरू को बजाता है, जिसके वजह से ब्रह्म राक्षस अपने नॉर्मल जो उसका एक्चुअल में जो उसका मतलब बॉडी है इंसान जैसा वो वैसा बन जाता है और इमोशनल होके उस पायल को पकड़ के रोने लगता है। जहाँ पे उसी समय एक छोटी सी लड़की का आत्मा आता है और ब्रह्म राक्षस और वो छोटी सी बच्ची दोनों मुक्त हो जाते हैं। जहाँ पे वीरू बताता है कि इस हवेली के अंदर आने से पहले जब वो हवेली को एक्सप्लोर कर रहा था तब वो समझ गया था कि जब बहुत साल पहले मतलब 500 साल पहले जो छोटी सी बच्ची का गांव वाले ने बलि चढ़ाई थी, एक्चुअली ब्रह्म राक्षस उसको मारा नहीं था, उसके मन में उस छोटी सी बच्ची को देख के दया आ गया था, जिसके बाद से वो बच्ची को पाल पोस के बाप की तरह बड़ा कर रहा था और उसी के लिए वो महल का दूसरा रास्ता खोल कर अक्सर गाँव से उसके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आता था। जब बच्ची 5 साल की हुई तब वो आदमी उसको वो मतलब जो ब्रह्म राक्षस था उसको वो पायल गिफ्ट किया था, क्योंकि हवेली में बहुत सारी जगह में छोटे बच्चों के खिलौने हैं। उस छोटी बच्ची का हाथ के कई निशान, पैरों के निशान, इनफैक्ट वो छोटी बच्ची का हड्डी भी पड़ा हुआ है। मतलब जब यहाँ पे राजा इस ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए आए थे तो उनके तीर लगने की वजह से वो छोटी सी बच्ची मर गई थी, जिसके वजह से जब ब्रह्म राक्षस उस बच्ची को देख रहा था उस राजा ने एक भाला उनके ऊपर मार दिया था, पर दूसरा मारने से पहले ब्रह्म राक्षस गुस्सा से उस राजे को वहीं पर ही ख़त्म कर दिया था। अब ब्रह्म राक्षस इतना इमोशनल था, अटैचमेंट था उस बच्ची के साथ, जिसके वजह से वो मोक्ष प्राप्त नहीं
कर पा रहा था। अभी जब वो बच्ची का पायल उसको मिला तो वो अपने आप में उस बच्ची की आत्मा के साथ मोक्ष प्राप्त कर गया था, जहाँ पे ये चारों के चारों सही सलामत गांव से बाहर, मतलब उस हवेली से बाहर निकल के आते हैं, जिसको देख के गाँव वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे इस गांव के सारे आदमी को सच्चाई बताते हैं और गांव वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार उस हवेली का जो राक्षस था वो ख़त्म हो चुका है। जिसके बाद यहाँ पे सब बातें करते हैं और यहाँ पे हमें सेकंड पार्ट आने का भी सिंबल दिखाया जाता है। तो ये थी पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और राधे राधे।